जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ हैं वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर, जो कि जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी एस्पिरेंट्स के बहुत चाहते हैं। खैर, ये बोलना गलत होगा कि सिर्फ एसएसबी एस्पिरेंट्स, रिटन बैचेस में भी सर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और मैंने सर को आज जीटीओ ग्राउंड से बुलाया है आप लोगों को बताने के लिए कि आखिर एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक बार कैंडिडेट जब एसएसबी रेकमेंड हो जाता है तो पूरा मेडिकल प्रोसीजर क्या होता है। चलिए सर की ज़बानी समझते हैं कि मेडिकल प्रोसीजर एसएसबी में एनडीए के लिए कैसा होता है एसएसबी के बाद। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, फर्ज करें कि कैंडिडेट ए ने एसएसबी इंटरव्यू दिया है, कॉन्फ्रेंस में वो रेकमेंडेड हो गया, तो क्या तुरंत उसी मिनट मेडिकल चालू हो जाएगा? नहीं, उसी समय नहीं होता है सर जी। देखिए, ये समझने पड़ेगा इनको। सिलेक्शन बोर्ड में आमतौर पे जो बाहर से दिखाई देता है वो ये कि असेसर्स हैं वहां पर, सिर्फ जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर या इस तरीके से। दो और सेक्शन होते हैं वहां पर। एक होता है कॉलिंग सेक्शन, जहां से इनके कॉल अप लेटर्स वगैरह आते हैं, बोर्ड कब खाली है, किस बोर्ड में कौन सी रिपोर्टिंग जानी है, ये सब डिसाइड करते हैं कॉल अप सेक्शन वाले। और दूसरा एक होता है मेडिकल सेक्शन, जिसमें एक एएमसी के अदर रैंक्स को वहाँ अटैच किया जाता है एक 2, 2.5, 3 साल के लिए, ईआरई बोलते हैं उसको। तो ये जो सर्विंग अदर रैंक्स होते हैं एएमसी के, प्रेफरेबली नायक रैंक के ये होते हैं, इनको वहाँ अटैच किया जाता है। ये जवाबदार होते हैं पूरे मेडिकल के लिए। यही वो व्यक्ति हैं जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल नियरेस्ट एमएच के साथ में। ये मेडिकल जो होगा सिर्फ एमएच में ही होगा? जी, ये नियरेस्ट एमएच में होगा। और ये वहां पर जाकर के ये इन नायक साहब का यही काम है कि उनके क्लोज कांटेक्ट में रहें कि अभी कौन से डॉक्टर साहब अभी हैं उपलब्ध, कौन से डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं है, कैसे इनका मेडिकल कंडक्ट कराना है। जिस दिन ये रिकमेंड होते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को अच्छे से पता होगा कि उसके बाद इनको बहुत सारे कागज भरने होते हैं वहाँ पर, पेपर वर्क बहुत होता है उस दिन। वो शाम तक इनका पेपर वर्क कराया गया, अगले दिन सुबह वो सारी फाइल्स लेकर के वो नायक साहब के साथ ये रिपोर्ट करते हैं नियरेस्ट एमएच में। वहाँ एमएच में एक अलग सेक्शन होता है, बोर्ड जिसको बोलते हैं, ये मेडिकल बोर्ड में रिपोर्ट करते हैं वहाँ जा कर के। वहाँ पर फिर वो जो वहाँ पर जेसीओ साहब मिलेंगे इनको, एक वो जेसीओ साहब इनके पूरे कागज वगैरह देखते हैं। फिर ये वहाँ से उनको अलग अलग सेक्शंस में भेजने के, क्योंकि हर मिलिट्री हॉस्पिटल में अलग अलग सेक्शंस है, मेडिकल सेक्शन है, सर्जिकल सेक्शन है, आई सेक्शन है, ईएनटी सेक्शन है, लेबोरेटरीज हैं, तो वो सब अलग अलग काम के लिए फिर अलग अलग इनको जाना पड़ता है। तो वहाँ से वो कागज लेकर के इनको बता दिया जाएगा कि आप मेडिकल में चले जाइए। एक बार मेडिकल बोर्ड में पहुंच मेडिकल बोर्ड में पहुंचने के बाद जी किस किस टेस्ट से एक कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है? हर सेक्शन के सर अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे जब ये मेडिकल सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले तो इनका नापजोंक होता है, जो हाइट क्या है। चेस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन चाहिए विद मिनिमम 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर कम से कम आपकी चेस्ट हो विदाउट एक्सपांशन, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन दिखे उनको। फिर हाइट आपकी ठीक होनी चाहिए, वेट उसके अनुसार ठीक होना चाहिए, जिसमें 10% का इनको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये आपका थोड़ा कम ज़्यादा है। कुछ डॉक्टर इसको दे देते हैं, कुछ डॉक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये डिपेंड करेगा डॉक्टर के ऊपर भी। फिर वहाँ से उन्होंने भेज दिया, आपकी किडनी वगैरह चेक हुई हैं, ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया उन्होंने लेबोरेटरी में। ब्लड टेस्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट भी आनी होती है। सब कुछ होगा, हीमोग्लोबिन, शुगर और ये सारी एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग, जितने भी आपके विटामिन हैं या जो कुछ भी है, ये पूरा टेस्ट होता है। मान लीजिए किसी के ब्लड में B12 की कमी है, तो B12 अगर उसका आइडेंटिफाई हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब उस बच्चे का खून कम बनता है, ये एक प्रॉब्लम है उस बच्चे के अंदर। चांसेस उसको बहुत कम होंगे कि कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा या आगे चल करके नौकरी उसके लिए दिक्कत न हो सकती है। और फिर उन्होंने देखा B12 का, फिर आगे क्या रीजन है और क्या दिख रहा है। B12 अगर कम दिख रहा है किसी का तो डिटेल में भी जा सकते हैं। तो अब डिटेल में गए, पता चला उनको ये चेक करना है कि कहीं इस बच्चे को थैलेसीमिया वगैरह की कोई इनिशियल स्टेज तो नहीं दिख रही है।
तो वो भी उन्होंने चेक किया वहां पर, मतलब जो भी एक बीमारी है उसका कॉज भी बता, कॉज भी देखा कि ये किस वजह से हो गया। फिर ये उन्होंने देखा यूरिन टेस्ट भी होगा इनका वहां पर, ये लेबोरेटरी के इन्होंने टेस्ट कर लिए। उसके बाद फिर ये सर्जिकल में चले गए, सर्जिकल में बोन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब देखी। फिर सर्जिकल से फिर ये अपना ईसीजी वगैरह में चले गए, रेडियोलॉजी में चले गए, ये जहां पर इनका ईसीजी होगा, एक्सरे होगा। ये सारी चीजें करने के बाद फिर पता चला कि आपको ईएनटी के पास भेज दिया। तो वहां पर आंख, पूरा एक दिन का प्रोसीजर है, 2 दिन का प्रोसीजर, कान, नाक, गला वाला जो सेक्शन होता है, ये 2 नहीं है 5-7 दिन भी लग जाते हैं सर, ये डिपेंड करता है। मतलब ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं कि मेडिकल 2 ही दिन का होगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, होता भी नहीं है, 2 दिन में तो कभी हो भी नहीं सकता है। ये लग जाता है इनको 5 दिन तो मिनिमम, अगर सारे स्पेशलिस्ट वहां पर हैं, अदरवाइज 7 दिन भी लग सकता है। कभी कभी स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं तो इनको ये कह दिया जाता है, वो नायक साहब को पता है कि हाँ जी अभी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट नहीं है। तो आपको बहुत बार पता चला होगा कि कुछ डेट दे दिया कि इतने दिनों बाद, पूछने जा रहा था, इतने दिनों बाद पूछने जा रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स को रिकमेंडेशन के बाद 6 हफ्ते बाद मेडिकल बोर्ड मिलता है, ये हाँ, क्या है? तो क्योंकि उस समय जो नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें वो स्पेशलिस्ट नहीं है, छुट्टी पर हैं या कहीं बाहर गए हुए होंगे, तो इस वजह से वो नहीं हो पाए उपलब्ध, और आपके टाइम में वो आ भी नहीं पा रहे हैं वापस। ऐसा भी है कि मान लीजिए आपके जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, मेडिकल से शुरू होना था, मेडिकल स्पेशलिस्ट बाहर गए हैं, वो 2-4 दिन में आने वाले हैं और आप वहीं पर बोर्ड में स्टे कर रहे हैं, तो हो सकता है मेडिकल वाले बाद में कर लेंगे अपना आकर के काम। तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। ये तभी होता है जब ज्यादातर नहीं है, मतलब अभी बेसिक हम कर नहीं सकते वहां से स्टार्ट, तो इनको टाइम दे दिया गया, या जब सुविधाएं नहीं है उनके पास। कई मिलिट्री हॉस्पिटल्स बहुत छोटे होते हैं जहां फैसिलिटीज काफी हद तक कम है, उनके जो रिपोर्टिंग है वो दूसरे एमएच में कराए जा सकते हैं। अच्छा, ये भी है, चेंजेस। ये चेंजेस, जैसे वाराणसी में अगर कोई बच्चा रिकमेंड हो रहा है तो मोस्ट लाइकली उसको बहुत बार ऐसा होता है कि उनको इलाहाबाद मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दिया जाता है कि आप वहां जाकर के मेडिकल करा लीजिए, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज हैं। मैसूर में रिकमेंड होने वाले कैंडिडेट को बैंगलोर एमएच में आकर के रिपोर्टिंग करनी पड़ जाए, ये पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। सर एक बार मेडिकल हो गया, एक तो वो है पॉसिबिलिटी कि सब कुछ बल्ले बल्ले एवरीथिंग इज गुड, हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, टीआर क्या है? ये देखिए, अब उसमें जैसे हम लोग बता रहे थे, आई डिपार्टमेंट में जाएंगे, ईएनटी में जाएंगे, सब डिपार्टमेंट्स में आए, सभी के जो सीनियर एडवाइजर जो होते हैं, सीनियर एडवाइजर मतलब एमएच में जिनको मानते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं लगभग, बेस हॉस्पिटल में कर्नल साहब होते हैं, फुल कर्नल रैंक डॉक्टर जो होंगे वो सीनियर एडवाइजर होते हैं बेस हॉस्पिटल में, और यही जब R&R में जाते हैं तो वहां पर ब्रिगेडियर साहब होते हैं सीनियर एडवाइजर। एमएच में जनरली मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो साइन करेंगे। इन हर वो 4-5 पेज का इनका मेडिकल फॉर्म होता है, उसी फॉर्म पर एक एक सेक्शन सभी का बना होता है। आधा पेज मेडिकल का है तो उन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट लिखा, नीचे अपनी स्टैंप लगाई, साइन किया डेट के साथ। फिर ऐसे ही सभी सेक्शन से आपको साइन लेने हैं सभी कॉलम्स के अंदर। मान लीजिए अब किसी के पास कोई दिक्कत आई, हुआ क्या, पूरा मेडिकल होने के बाद, जैसे इनके मेडिकल अब खत्म हो गया आज, तो अब एक लास्ट मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा, मेडिकल के भी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उनको बता दिया जाता है कि ये बच्चे जो हैं ये फिट हैं पूरी तरीके से, ये कैंडिडेट्स इनके साथ दिक्कत है, अब इनको टेम्परेरी रिजेक्शन मिला है, परमानेंट रिजेक्शन मिला है। टेम्परेरी रिजेक्शंस आपने जो पूछा टीआर, वो ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप इलाज के साथ ठीक करा सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को नॉकनी है, किसी को कैरी एंगल है, इस प्रकार की जो चीजें, चेस्ट डिफॉर्मिटी है, ये टेम्परेरी रिजेक्शंस के अंदर आते हैं और फौज इनको टाइम भी देती है। फिर ये कहते हैं कि भाई 42 दिन का टाइम है आपके पास, वो आप उस बीच में ठीक करा करके और फिर जाकर के वहां पर सेम हॉस्पिटल में नहीं, सेम हॉस्पिटल नहीं, इस बार आपको हॉस्पिटल सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा कि आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। आप अपने नियरेस्ट बेस हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल, ये ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, वो बताते हैं कि इन हॉस्पिटल्स में से आप कोई हॉस्पिटल आप चुन लीजिए जहां आप जाना चाहते हैं।
तो ये आपकी चॉइस है, आप कहां जाना चाहेंगे, उस पर आप टिक करते हैं और वो कहते हैं कि जी जा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चालान जमा करना पड़ता है आपको, वो चालान आप उतना बनवा करके उसको जमा करवा दीजिए और री मेडिकल के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसी में फिर परमानेंट रिजेक्शन आ गया। परमानेंट रिजेक्शन वो बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये बीमारी इनकी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको फौज मौका देती है कि जी आप इसके बावजूद अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कर लीजिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है ये डॉक्टर को पता है। तो आमतौर पे जो है इसके लिए टाइम थोड़ा सा कम दिया जाता है, ये 21 दिन कर देते हैं, फिर आधा टाइम कर देते हैं कि इसमें जाकर के आप रिपोर्ट कर लीजिए। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स, क्योंकि शेड्यूल बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो टेम्परेरी रिजेक्शन में भी 21 दिन का ही टाइम दे देते हैं कि हाँ जी इसके बाद आप रिपोर्ट कर लीजिए। अदरवाइज टेम्परेरी रिजेक्शन इज ऑफ 42 डेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर था। हाँ, अगर आप बेस हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां भी कोई दिक्कत आ गई इनके पास, मान लीजिए वहां भी संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर वो कहते हैं कि आप अपने किसी सिविल जिसके पास सीएमओ का नंबर हो, प्रैक्टिस नंबर होता है डॉक्टर्स का, तो उनके पास अगर वो रजिस्टर्ड नंबर है, उन्हीं डॉक्टर से आप दोबारा जाकर के किसी स्पेशलिस्ट से चेक करा लीजिए। वो सिविल के डॉक्टर हैं, वो आपको चेक करके अपने लेटर हेड पर लिख करके दे दे कि उन्होंने चेक किया और मोरोवर आप फिट पाए गए थे। तो उस दौरान फिर आपको जो है उन्होंने क्या किया कि दोबारा आपने रीमेडिकल बोर्ड के लिए अपीयर कर दिया, तो वो रिसर्च एंड रेफरल जो दिल्ली में है वहां फिर आपको दोबारा वहां जाना पड़ेगा। मतलब एक बच्चे को 3 बार मेडिकल के मौके मिल जाते हैं। यानी कि फौज चाहता है कि कैंडिडेट्स को सेलेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पैसा है कैंडिडेट्स के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग पीआर इज वेरी लेस। बहुत बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि देखिए ये बच्चे यूपीएससी का एग्जाम निकाल करके आ रहे होते हैं, सबको पता है आपने कितनी मेहनत की है। अगर आप एसएसबी में रिकमेंड हो रहे हैं तो यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम अ गुड ऑफिसर फॉर आर्म फोर्सेस। आपको ऐसे कोई नहीं छोड़ना चाहता है, वो पूरा मौका देते हैं। अब आपके किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शनिंग आपकी ठीक नहीं है, या ब्लड कंटेंट आपका ठीक नहीं है, आगे चल करके ये लंबी परेशानी में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी किसी का किडनी छोटा है, छोटी किडनी के साथ आप बेल्ट की नौकरी नहीं कर सकते हैं, ये डॉक्टर्स मना कर देते हैं साफ साफ। 2 काम नहीं कर सकते आप, एक तो बेल्ट की नौकरी नहीं कर सकते हैं, बेल्ट बांधने वाली नौकरी, तो आर्म फोर्सेस तो है ही बेल्ट की नौकरी, और दूसरा आप हाई एल्टीट्यूड में काम नहीं कर सकते हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो आपको ब्रेन हेमरेज वगैरह होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से फौज फिर नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी, भाई अब आगे चल के रिस्क कौन लेगा, तब आपको समस्या आती है। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सर टीआर देने के साथ साथ बच्चों को दवाई भी दे देते हैं, इलाज भी दे देते हैं। एमएच में हो, ठीक है बेटा एक काम करना, ये B12 के कुछ कैप्सूल्स है, ये खा लेना, ये दवाई, ये सिरप पी लेना, फिर तू आ जाना आराम से, 42 दिन के बाद आराम से देख लिया जाएगा, कहीं ले जाना बेस हॉस्पिटल में, फिट हो जाओगे आप। बताते भी हैं। तो मतलब दे आर वेरी वेलकमिंग। यस, दे आर वेरी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एस्पिरेंट्स ये थे कैप्टन एसके सिंह सर, जिन्होंने आपको बताया कि आखिर कैसे होता है पूरा का पूरा मेडिकल प्रोसीजर, स्पेशली एनडीए एंट्री के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में हमने कोशिश की है एनडीए एस्पिरेंट्स को समझा सकें कि एक बार एसएसबी आप दे दोगे तो फिर कैसे आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई हो। जल्दी एनडीए 2 2023 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपका इंतजार कर रहा है सही गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस एसएसबी इंटरव्यूज की देने का। पिछले 20 सालों से 650 से ज़्यादा अधिकारी नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट नंबर आपका है। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।